MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मीर रज़ा अली खान मौत के बारे में। क्या वाकई ये कत्ल है या इन्होंने ख़ुदकुशी की है? इनके जो वालिदैन हैं वो ये इस बात पर बज़िद हैं कि हमारे बेटे को किसी ने कत्ल किया है, जबकि पुलिस की जानिब से जो अभी तक शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उससे ये ख़ुदकुशी लग रही है। इस केस में क्या अपडेट है? अब तक केस कहाँ तक पहुँच चुका है? इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं काशिफ़ मुश्ताक साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, पहले दिन से आप इस केस को कवर कर रहे हैं और पहले एकदम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आता है कबर कुशाई का, लेकिन उसके बाद इनके वालिद मना कर देते हैं। तो सर, इस केस में क्या अपडेट हुई है अब तक? देखें, ये केस ख़ुदकुशी है या फिर मर्डर है, ये तो इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात बता देंगी, जो रिपोर्ट्स आएंगी वो बता देंगी। लेकिन ये केस जो कुछ भी है मशकूक बहुत है। अभी तक जो कुछ भी इस केस के साथ हो रहा है वो तमाम तर कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा मशकूक हो रही हैं। सबसे पहले जब वो एक डेड बॉडी वहाँ से मिलती है, उसके फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं, उसे ट्रीट ऐसे किया जाता है कि जैसे एक वो नॉर्मल लावारिस कोई लाश है। फिर उसके बाद वो मेडिकल के लिए जाती है, वहाँ मेडिकल के लिए उसे ऐसा ट्रीट किया जाता है। फिर उसके बाद चलें उसका मेडिकल हो गया, वो रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। फिर अपने ही मातहत अफसर के ख़िलाफ़ पुलिस सर्जन जो है वो सामने आ जाती हैं और 14 नुकाती उसमें ऑब्जेक्शन लगा देती हैं कि ये 14 चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस पोस्टमार्टम के दौरान या इस केमिकल एग्जामिन के दौरान फॉलो नहीं की गई थी। फिर वो मामला और ज़्यादा मशकूक होता है कि जब अपने ही एक मातहत डॉक्टर के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं। इसके लिए डिसाइड होता है कि अब मेडिकल बोर्ड बनाना चाहिए। फिर फैमिली जो है वो, चूँकि एक बड़ा डिसीजन होता है कबर कुशाई का मामला, और इस मामले के बाद फिर एक पोस्टमार्टम होना, फिर उसमें से दोबारा से सैंपल लेना, एक बड़ा लेंदी एक प्रोसेस है। फिर उसमें ये भी शक होता है कि क्योंकि बॉडी ऑलरेडी जो है वो डिकम्पोज हो रही थी, फिर जब उसे तदफीन कर दी गई उसकी, तो उसके बाद भी उसमें जो है ये हो सकता था कि कबर कुशाई के मामलात के अंदर भी वो चीज़ें सामने ना आती। फिर इसका डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी बात थी। फिर फैमिली की जानिब से फ़ैसला कर लिया गया, बाकायदा तौर पे एक लीगल टीम बनाई गई और उसके बाद कोर्ट से रुजू किया गया। अदालती कार्रवाई पर जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, परमिशन मिल जाती है कि अब इसकी कबर कुशाई होनी चाहिए। पुलिस सर्जन को भी कहा जाता है और इसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को भी कहा जाता है कि इसका एक बोर्ड बना लिया जाए और बोर्ड बनाने के बाद कबर कुशाई के मामलात को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया जाए। उस पर फौरी तौर पर एक बोर्ड बना भी दिया जाता है। ये हो गया, हम बात कर रहे हैं पहले बोर्ड की, जो 8 रुकनी कमेटी एक बना दी जाती है जिसमें अरकान भी होते हैं। कन्वीनर जो होती हैं वो डॉक्टर सुमैया, जिनकी जानिब से पहले भी ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं, वही इसकी खुद वो कन्वीनर होती हैं और फैमिली इस 8 रुकनी बोर्ड से बहुत ज़्यादा मुतमईन होती है। सही। फिर इसका क्या होता है कि अचानक से रातों रात, जब ये खबर सबसे पहले जब मैंने दी और उसमें ये मैंने बताया कि 6 बजे के करीब जो कबर कुशाई के मामलात हैं उसकी परमिशन मिल गई और इसके लिए बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। लेकिन कोई आधे से 1 घंटे के दौरान मुझे इस चीज़ की खबर आ गई थी कि ये चीज़ दोबारा से चेंज होगी, ये बोर्ड चेंज होगा। उसमें ज़ाहिर सी बात है जो इस केस के वकील हैं वो भी लग गए कि ये चीज़ क्यों होना चाह रहा है, और भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे। मैं भी इस चीज़ को देखना चाह रहा था कि ये क्यों होगा, और वाकई ऐसे हुआ कि जो खबर मुझ तक पहुंची थी वो रात 12-1 बजे तक जब देखा गया कि तमाम तर चीज़ें सेटल डाउन हो गई होंगी, तैयारियां हो गई होंगी, तो बोर्ड चेंज कर दिया जाता है। फिर बोर्ड चेंज सिर्फ कराची की हद तक नहीं किया जाता, उसमें शामिल कर दिए जाते हैं हैदराबाद और जामशोरों के सीनियर्स लोग भी। अब जब वो शामिल कर दिए जाते हैं तो फैमिली की जानिब से पहले ही कहा गया था कि अगर ये बोर्ड जो बनाया गया है 8 रुकनी वो बोर्ड होगा तो हम मेडिकल की तरफ जाएंगे, तो हम कबर कुशाई की तरफ जाएंगे। जब बोर्ड चेंज कर दिया जाता है तो यकीनी तौर पर फैमिली को इस पर बहुत सारा तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं। अगले रोज़ 9 बजे कबर कुशाई होनी होती है तो फैमिली जो है वो 7 बजे वहाँ पहुँच जाती है, मीडिया भी पहुँच जाती है और भी बहुत सारे नुमाइंदगान पहुँच जाते हैं। उसमें जो उस कब्रिस्तान की इंतज़ामिया के लोग हैं वो भी वहाँ मौजूद होते हैं, जो पूरा एक प्रोसेस होना होता है। पुलिस की एक टीम मौजूद होती है, लेकिन फैमिली की जानिब से वहाँ एक प्रोटेस्ट शो कर दिया जाता है, मामलात रोक दी जाते हैं। मजिस्ट्रेट वहाँ आता है, मजिस्ट्रेट को कहा जाता है, मामले को और ज़्यादा मशकूक लगने लग जाता है वहाँ पर। फिर मजिस्ट्रेट की जानिब से वहाँ परमिशन दी जाती है कि फैमिली जो इसका इन्वेस्टिगेशन अफसर है उसको एक दरख्वास्त दे दे कि वो क्यों रोकना चाहती है। ये मजिस्ट्रेट वहाँ से रवाना हो जाते हैं, ये मामला मौखर कर दिया जाता है 1 रोज़ के लिए।
गुज़िश्ता रात, फिर उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आ जाता है। ये तमाम तर मामला चल रहा होता है, एक तीसरा नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर जो कन्वीनियर हैं, जो पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया हैं, वो अपनी मर्जी का कोई बोर्ड के मेंबरान को चेंज करना चाहती है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें 5 लोग थे, उसमें अगर किसी को निकालना चाहती हैं या रखना चाहती है तो वो कर सकते हैं। जब वो निकला तो उसके बाद और ज़्यादा मामला मशकूक हुआ कि बार बार चीज़ों को चेंजिंग करने के लिए या फिर इसको क्यों किया जा रहा है। तो फैमिली की जानिब से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिल गई थी, वकील जिब्रान नासिर की जानिब से भी तमाम तर चीज़ें बता दी गई थी कि वो अब ये मेडिकल या फिर ये कबर कुशाई का मामला नहीं होने देंगे जब तक जिस बोर्ड की इजाज़त दी गई थी, जिस बोर्ड की अदालती हुक्म के बाद इजाज़त दी गई थी, उससे जो है प्रॉपर इसमें नहीं रखा जाएगा। फिर होता यूँ है कि जो पहले से बोर्ड होता है, गुज़िश्ता शाम जो है वो उस बोर्ड को रिकवर कर दिया जाता है। फिर होता यूँ है कि एक रोज़ बाद जो है उसे दोबारा से एक्टिव कर दिया जाता है और वही बोर्ड जो है उससे जो है वो कहा जाता है कि अब 8 रुकनी बोर्ड जो है वो इसकी कबर कुशाई के मामला देखेगा। फिर कबर कुशाई हो जाती है, होने के बाद 8 रुकनी जो बोर्ड है वो वहाँ मौजूद होता है, मजिस्ट्रेट होता है, वकील की टीम होती है, मीडिया नुमाइंदगान होते हैं, तमाम तर सैंपल्स ले ली जाते हैं। और इस बार सिर्फ केमिकल एग्जामिन के लिए कबर कुशाई नहीं हुई थी। आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें डीएनए के सैंपल्स भी इन्वॉल्व होंगे, डीएनए भी लिया जाएगा, चूँकि सोशल मीडिया पर और बहुत सारी क्यास आराइयों में ये बात की जा रही थी कि आया ये लाश जो है वो मीर रज़ा की है भी या नहीं, क्योंकि माजी में भी हमने इस तरह के केसेस देखे कि आप कपड़ों से, आप बालों से, आप नेल से, इन चीज़ों से तो किसी अपने प्यारे को शनाख्त कर सकते हैं, लेकिन क्या मेडिकली किसी को ये पावर है कि वो इस चीज़ को देख सके? तो उसके लिए करके डीएनए भी उसका किया जा रहा है। सर क्या वजह है, बोर्ड क्यों तब्दील किया गया था? देखिए यही तो मशकूक मामला है। हम ये कतई नहीं कहते कि ये मामला कत्ल है, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि ये मामला खुदकुशी है। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी, माजी में बेहतरीन केसेस पुलिस ने सॉल्व किए हैं, ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जिनकी कोई किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने नहीं आ रही थी। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन अफसर अच्छे हैं और यकीनी तौर पर इस केस में भी अच्छे अफसर ही लगाए हुए हैं, लेकिन मामले को मशकूक करना समझ में नहीं आता। फिर फैमिली की जानिब से, वकला की जानिब से ये बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है। कबर कुशाई का मामला डिसाइड हुआ 2 रोज़ कबल, जब ये तमाम तर चीज़ें डिसाइड हुई तो एक खोल मिल जाता है जो कि वाक़े के पहले रोज़ नहीं मिलता और 8 रोज़ बाद मिल जाता है। फिर वो खोल मिलता है। अब जब कबर कुशाई का मामला हो रहा है तो आए रोज़ पहले मामले की जब सेटल डाउन हो गई कि अब ये अगले रोज़ सुबह जो है कबर कुशाई होनी है तो एक ऑडियो आ जाती है, फिर उसके बाद जब कबर कुशाई हो जाती है उसके बाद दूसरी ऑडियो आ जाती है। तो फैमिली की जानिब से कहा जा रहा है कि जैसे इस मामले को किसी की जानिब से रोकने की कोशिश की जा रही है। फैमिली बार बार डे 1 से इस तमाम तर अपने शक व शुबात का इजहार कर रही है और बता रही है कि इस तरह के मामले को रोका क्यों जा रहा है, क्या ऐसी वजह है। अगर पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश कर ली है, आईजी सिंध की जानिब से ये कहा गया कि मामले को काफ़ी हद तक उन्होंने केस को हल कर लिया है, ट्रेस कर लिया है, और उसके बाद ये भी कहा गया कि हम अनकरीब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या इस पर मीडिया को आगाह करेंगे। तो आज उस मामले को भी काफ़ी दिन गुजर गए, मेरे ख्याल से 4 दिन हो गए और उसके बावजूद कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो क्या वजह है ऐसी कि तफ्तीश जो पुलिस की जानिब से हो रही है उसे सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? सर क्या वजह है कि 8 दिन तक खोल नहीं मिला, एकदम पता चलता है कि पुलिस वापस जा रही है मुआयना कर रहे हैं उस जगह का और वहाँ से खोल मिल जाता है, और खोल का भी ये बताया जाता है कि वो लग भी नहीं रहा कि 8-9 दिन पुराना है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको मतलब मैं तो पिछले 12 रोज़ से कुछ 6 बार उस स्पॉट पर जा चुका हूँ और उस 6 बार में मैंने ये देखा कि वहाँ गमले भी मौजूद हैं, वहाँ झाड़ियाँ भी मौजूद हैं, उनको रिमूव भी किया गया, वहाँ से तमाम तर चीज़ों को हटा भी दिया। जो पहले दिन आप स्पॉट देखेंगे ना, वो उस 8 रोज़ बाद वो स्पॉट नहीं था। तो पहले दिन वहाँ से चीज़ कैसे नहीं मिली? मतलब अगर वो बुलेट वहीं था और पुलिस ने वहीं से ढूंढा था तो वो नहीं मिला था। चले हम ये मान भी लेते हैं किसी हद तक कि ये बुलेट 8 रोज़ बाद मिल गया, पुलिस के पास कोई ऐसे मैग्नेट थे या कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी तलाश से उन्होंने वो चीज़ ढूंढ ली, खोल मिल गया। अब बात आती है कि ये खोल किस वेपन का है। तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है, जो पुलिस की जानिब से भी, इन्वेस्टिगेशन की जानिब से भी ये दावा किया गया कि 30 बोर पिस्तौल का है। हम ये भी मान लेते हैं 30 बोर पिस्टल इसमें इस्तेमाल हुआ। हम ये भी मान लेते हैं कि जो आबिद गार्ड था जिसका वेपन वो लेकर आया था वो भी 30 बोर का था। लेकिन आप बगैर पिस्टल के इसकी फॉरेंसिक कर लेंगे? अगर आपको लगता है कि इस खोल की फॉरेंसिक ऐसे हो सकती है तो इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आ जाती है, वो अब तक क्यों नहीं आई है? तो रिपोर्ट से कुछ चीज़ें सामने तो लाएं। और अगर इस खोल से ये साबित हो जाता है कि यही खोल या यही वेपन इसमें इस्तेमाल हुआ है,
तो आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि ये वेपन मीर रज़ा ने खुद चलाया या ये वेपन किसी और ने चलाया? हो सकता है इसी वेपन को किसी और ने चलाया और मीर रज़ा का कत्ल हुआ। हो सकता है कि मीर रज़ा ने ही अपने आप को मारने के लिए, खुदकुशी करने के लिए तमाम तर इस वेपन को इस्तेमाल किया हो इस चीज़ में। सर आपको ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड कंपनियां जो कराची के अंदर खुली हुई हैं, ख़ास तौर पर हैं तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कराची के अंदर सिक्योरिटी गार्ड कंपनियां जो हैं वो एक लाइसेंस के ऊपर 6-6 7-7 पिस्टल चढ़ाती हैं? देखिए ये एक बहुत बड़ा, फ्रांसिक एक की होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने इस पे इन्वेस्टिगेट भी किया हुआ है। छोटा-सा इसमें मैं आपके लिए इसमें बता देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ होती है। ये सिर्फ़ ये नहीं होता कि एक लाइसेंस के ऊपर 6 वेपन होते हैं। इसमें ये भी होता है, देखिए ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है कि आपने अनट्रेन्ड गार्ड लिए, आपकी सिक्योरिटी कंपनी है, आपने गार्ड लिए 20 और मेरी एक सिक्योरिटी कंपनी और मुझे भी 20 गार्ड चाहिए। तो मैंने आपसे जब गार्ड का कहा और आपने कहा कि मेरे पास अभी गार्ड तो चलो नहीं है, लेकिन मेरे पास इसके वेपन और इसके लाइसेंस मौजूद हैं। आपने मुझे वेपन और लाइसेंस दिए और मैंने वो आपके वेपन और लाइसेंस लिए और मार्केट से 20 लोग लिए और उनको वो वेपन और लाइसेंस दिया। उनकी आप ये बताएं कि उनकी ट्रेनिंग कौन करवाएगा? कैसे पता चलेगा कि जिसको आप ये गन दे रहे हैं या जिसको लाइसेंस दे रहे हैं कि वो तरबियत याफ्ता है? इनकी एसओपी में है कि उसकी तरबियत होनी चाहिए, लेकिन क्या वो तरबियत होती है? मेरी तो अपनी स्टोरी के अंदर ये भी इंकशाफ हुआ कि 2 से 3 हज़ार में तरबियत का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो अनट्रेंड लोगों को जब आप इस तरह रखेंगे और उनके पास जो वेपन होंगे वो अनट्रेंड तरीके से वो उनको हासिल होंगे, तो ये यकीनी तौर पर इस तरह होगा। और ये माजी में भी इस तरह की हमने देखा है कि लाइसेंस एक होता है, उसके वेपन उसके ऊपर 3-3, 4-4 भी होते हैं। ये चीज़ें चल रही अभी पुलिस को नुकसान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है इसमें कि इससे पुलिस को नुकसान हो सकता है। और फिर एक चीज़ इसमें ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी अगर ये 30 बोर वेपन का फॉरेंसिक कराते हैं तो क्या ये फॉरेंसिक हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? मैं आपको इसमें छोटी सी एक चीज़ बता दूं, जब अगर मुझे वेपन ख़रीदना है और मैं मार्केट, मेरे पास लाइसेंस है और मैं मार्केट में किसी वेपन को ख़रीदने जाता हूं, तो उसकी वो जो मार्केट का शॉपकीपर है वो उसकी फॉरेंसिक करेगा। फॉरेंसिक कैसे करेगा? 2 बुलेट फायर करेगा, वो 2 बुलेट अपने पास रख लेगा, उसकी FSL होगी, उसकी जो एक रिपोर्ट है होम डिपार्टमेंट से वो आपको कुछ दिनों बाद वो दे देगा। ऐसे ही होता है। ऐसे ही। अब जब वो रिपोर्ट आपको दे देगा तो ये मामला हो सकता है। अब मैं कहीं भी अगर कोई बुलेट फायर करूंगा तो उसके पास मेरी FSL पहले से मौजूद होगी, वो उसके साथ मैच कर लेगा। क्या इस वेपन की थी? मुझे तो तफ्तीशी हुकाम या बहुत सारे लोग ऐसे ये भी बताते हैं कि माजी ये तो अभी आया है। ये जो सिस्टम जो मैं आपको अभी गिनवा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये तो अभी रिसेंटली हुआ है। इससे पहले ये सिस्टम नहीं था, इससे पहले इस तरह फॉरेंसिक नहीं होती थी। तो अगर इस वेपन की भी वो फॉरेंसिक नहीं हुई, चूंकि 30 बार अगर पिस्तौल इससे इस्तेमाल हुआ है, तो अब ज़माना चेंज हो गया और लोग 9mm पिस्तौल रखते हैं। तो अगर ये ऐसे ही हुआ तो इस वेपन की तो फॉरेंसिक ही नहीं होगी उनके पास। तो जब तक वेपन नहीं मिलेगा तब तक उस बुलेट को उसके साथ मैच कैसे करेंगे? सर मामला मज़ीद उलझता जा रहा है। मुझे आप ये बताएं कि जैसे ही बोर्ड अनाउंस होता है, कब्र कुशाई की बात आती है, पहले मीर रज़ा की कोई ऑडियो लीक होती है या कोई बात की गई होती है, अब उनके वालिद की हो गई है, तो ये क्या वजह है? और पुलिस ख़ास तौर पर, सर दूसरा सवाल इसके साथ आप ये ले लें कि ख़ास तौर पर पुलिस की तरफ से जो वीडियोज़ या CCTV फुटेजेस सहाफ़ियों को दी जा रही हैं, उसके अंदर तकरीबन सिर्फ वो वीडियोस दी जा रही हैं जिसके अंदर ऐसा फील आ रहा है कि जैसे खुदकुशी है। देखिए, पुलिस ने काफ़ी पहले ये इम्कान ज़ाहिर किया कि ये खुदकुशी है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि पुलिस सहाफ़ियों को ये वीडियो दे रही हैं या चीज़ें दे रही हैं। हो सकता है दे भी रही हों, तो वहीं से लीक आउट हो रही होंगी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को ख़राब करना चाह रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि पुलिस ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की है उसकी कुछ चीज़ें सामने आ जानी चाहिए ताकि जो ये पिक्चर है ना, ये क्लियर हो जाए। कुछ इसकी एक सिम तो मतलब डिसाइड हो जाए ना कि ये किस तरफ कहानी जा रही है। सर माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, मिसाल के तौर पर जैसे जाए वकुआ से कचरे वाला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मीर रज़ा अली खान अगर खुद आया था खुदकुशी करने के लिए तो वो भी तो जाता हुआ दिखाई दे। अब पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर मीर रज़ा अली खान को किसी ने कत्ल किया है तो उसकी गाड़ी वाड़ी उसको फेंकते हुए तक की फुटेज तो आनी चाहिए। देखिए, ये तो अभी तक स्पॉट की मेन जो स्पॉट है, जो कचरे वाला है या फिर एक मोटरसाइकिल मुबैना तौर पर वहाँ से 2 अफराद उतरते हैं, वो तमाम तर चीज़ें उससे थोड़े से फासले पर हैं। अच्छा। उसी स्पॉट की थोड़े से फासले की है, लेकिन स्पॉट की फुटेज तो अभी तक पुलिस ने सामने लाई नहीं ना। और अगर उसके थोड़े से फासले की फुटेज आ रही है तो उस स्पॉट की भी फुटेज आ जाए,
आनी चाहिए कि अगर उस स्पॉट में अच्छा हम ये भी मान लेते हैं कि वहाँ की कोई ऐसी सीसीटीवी फुटेज नहीं होगी या फिर ऐसा कोई मामला है कि यहाँ मीर रजा खुद चलते हुए जा रहे हैं, तमाम तर चीज़ें, हम इसको कतन ये नहीं कह रहे कि ये कत्ल किया गया, या तो हम कहते खुदकुशी है, हैं जो ये खुदकुशी है। हम एक लम्हे के लिए इसको मानते हैं कि ये खुदकुशी है। खुदकुशी करने के लिए भी इतना लंबा प्रोसेस क्यों, और इतने सालों से तो मैं भी इन वाक़यात को देख रहा हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि खुदकुशी करने वाला शख्स अपने सर पर गन रख के वो करेगा, या मैंने इतने वाक़यात रिपोर्ट किए हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी देखा हो कि किसी ने अपने सीने पर रख के किया। फिर हमने ये नहीं कहा कि उसने गोली आगे से मारी या उसको गोली पीछे से लगी। आपकी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से जो शक व शुबात आपके सामने आए, उसमें सबसे पहले चीज़ें यही तो लाई गई, वहीं से तो ये केस और उलझना शुरू हुआ या ये मशकूक होना शुरू हुआ कि गोली पीछे से लगी या आगे से लगी। अभी भी जो मेडिकल इसका हुआ है, जहाँ इसकी रिपोर्ट आ रही है या जो इसकी रिपोर्ट में चीज़ें आएंगी, वो इसी से रिलेटेड आएंगी कि गोली आगे से लगी या पीछे से लगी। ये एक सवाल जो है इस केस की 80% चीज़ों को सीधा कर देगा। दूसरा सवाल ये है कि जो पुलिस ने अब तक वेपन रिकवर नहीं किया है, जब इसका वेपन सामने आ जाएगा, वेपन की फॉरेंसिक हो जाएगी, ये केस काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब वहाँ से आप कहेंगे कि जो गन थी उसका पाउच मिल गया, अब गन का वो जो होल है वो मिल गया है, या उसका मोबाइल फ़ोन मिल गया। फैमिली भी ये नहीं कहती कि ये उस रूट पर नहीं गया है, पुलिस भी नहीं कहती कि ये उस रूट पे नहीं गया, सब कहते हैं कि ये उस रूट पर गया है और ये समांतर चीज़ें हुई हैं, लेकिन इसके जो कनेक्शन है ना वो आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। अगर किसी ने खुदकुशी करनी थी तो उसके पास बहुत सारे मौके थे ना। जिस दुकान में उसने वेपन लिया है, जहाँ से वो भी खाली थी, वो खाली थी, वो वहाँ अपने आप को शटर उठाते हुए भी देखा जा रहा है, तो वो वहाँ अपने आप को कर सकता था। चले उसके दिमाग में कुछ था या वो वहाँ करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाया, हम लेट सपोज इस पर भी बात कर लेते हैं। फिर उसके पास घर का मौका था, चले वो घर पे नहीं कर सका। फिर उसके पास अपनी गाड़ी का मौका था, वो वहाँ नहीं कर सका। उसके घर के इर्द गिर्द भी तो कोई ऐसी सुनसान जगह होगी, वो वहाँ कर सकता था, चले उसने नहीं किया। वो एक ऐसी जगह जाता है और जाके उसने खुदकुशी कर ली, मान लिया हमने, तो आपकी मेडिकल की रिपोर्ट भी तो ये कहे ना कि उसने खुदकुशी की है, आपकी तफ्तीश भी तो कहे ना। तो तफ्तीश क्यों नहीं कह रही आपकी कि वो खुदकुशी है? आपकी तफ्तीश में वो चीज़ साबित कर दें, आप उसमें बताएं कि ये वेपन इसमें ये इस्तेमाल हुआ या ये चीज़। फैमिली तो अब इस इल्ज़ाम को भी आगे लेके चल रही है कि जब भी हम कोई प्रॉपर कार्रवाई करने जा रहे होते हैं तो उसके बाद एक नई चीज़ सामने आ जाती है। हमने मेडिकल का सोचा तो बुलेट आ गई 8 दिन बाद। हमने जब मेडिकल के लिए कब्र कुशाई कर रहे हैं तो ऑडियो पे ऑडियो आ रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये 2 ऑडियो जो अब तक आ चुकी हैं ये किसकी हैं, ये कैसे हैं या क्यों हैं। इसमें 2 बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम ये मान लेते हैं, आजकल AI का दौर है, आपको भी पता है, ये ऑडियो जेन्युइन है या नहीं है, इसकी तो फॉरेंसिक होनी चाहिए। बगैर फॉरेंसिक के तो इसकी ऑडियो की तस्दीक हो भी नहीं सकती। हो सकता है ये जेन्युइन और फैमिली का है कि नहीं है जेन्युइन, हो सकता है ये नहीं जेन्युइन है और फैमिली का है कि जेन्युइन है। अब मीर रजा तो मर चुका, उसका वालिद उसकी अपने बेटे की ऑडियो तो कंफर्म नहीं कर सकता कि उसकी है या नहीं है, या तो वो खुद जिंदा हो तो वो बताए। फिर वालिद की एक अपनी ऑडियो आ रही है, वालिद उसको भी क्लियर नहीं कर सकता, और वालिद के का तो ये कहना है कि मुझे तो याद भी नहीं है ऑडियो किसकी है और कब की है। चले हम ये मान भी लेते हैं एक लम्हे के लिए कि दोनों ऑडियोज़ उसके मीर रजा के बेटे की भी है और मीर हुसैन वालिद की भी है, मान भी लेते हैं। तो क्या उस ऑडियो के अंदर कहीं इस चीज़ का जिक्र है कि मैं मरने जा रहा हूँ? क्या उस ऑडियो के अंदर इस चीज़ का जिक्र है कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ? उस ऑडियो का इस केस से क्या लिंक है? ऐसे ही ऐसी दिन में 50 ऑडियो तो आप भी किसी को करते होंगे, मैं भी करता हूँ, तफ्तीशी अफसरान खुद भी करते होंगे और बहुत सारी पूरी दुनिया करती होगी। तो उसका उस चीज़ से कोई कनेक्शन होना चाहिए ना। क्या उस ऑडियो के अंदर, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो बेटे की ऑडियो मंजर आम पर आई है उसमें एक शख्स का नाम भी लिया जा रहा है। तो चाहिए तो ये था कि पुलिस अब तक उस शख्स को पकड़ लेती और पकड़ के उससे पूछती कि ऑडियो तुम्हारी है, वो शख्स बेहतर बता सकता था। फिर उसका इन्वेस्टिगेशन जो भी उससे होती, उस चीज़ों के हवाले से पुलिस सामने ले आती, कोई बयान ऐसा दे देती कि पता चल जाता है कि जो शख्स उसका नाम लिया जा रहा है वो इस मकसद के लिए नाम लिया जा रहा है, या वो शख्स ये बता देता कि ये ऑडियो कब की है। ऑडियो, तीसरा सवाल ये कि ऑडियो मान भी ली गई है और जेन्युइन ऑडियो और बिल्कुल ठीक है, ये ऑडियो अगर 2 साल पुरानी है तो इस केस से इसका क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ऐसे। सर, मीर रजा अली खान क्या वाकई माली तौर पर परेशान था? और जो इसका लास्ट एक हमने मैसेज देखा है, स्क्रीनशॉट है या पता नहीं वो मैसेज है, उसके अंदर वो ये कह रहा है किसी से पैसे मांग रहा है 3 करोड़ पे शायद, और उसके बाद ये कह रहा है कि आगे से वो बंदा ये कहता है कि थोड़े दिन वेट कर लो। तो उसने बोला इसको इल्म था कि आज ये मर जाएगा। देखिए इल्म नहीं था लेकिन इसकी तैयारी ऐसी थी। और दूसरी बात, आपका ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है कि वो माली तौर पे परेशान था,
वो सिर्फ परेशान नहीं था, बहुत ज़्यादा परेशान था। वो ऐसे परेशान था कि वो ऐसे, मेरे पास और भी स्क्रीनशॉट हैं जिसमें वो लोगों से पैसे मांगते हुए और लोगों को पैसों के बारे में प्लानिंग देते हुए, मेरे पास वो मैसेजेस भी हैं जिसमें वो ये बता रहा है लोगों को कि इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे हैं तो दे दें, जिसमें वो ये भी कह रहा है कि अगर आप 1-2 करोड़ रुपए मुझे दोगे तो मैं उस पर आपको वो मज़ीद उसमें चीज़ें दूंगा। अच्छा, जिस स्क्रीनशॉट की या जिन पैसों मांगने की आप बात कर रहे हैं वो भी ऑथेंटिक स्क्रीनशॉट्स हैं, क्योंकि वो तफ्तीशी हुकाम के पास मैंने खुद ने भी देखे हैं कि जिसमें वो किसी से 3 करोड़ रुपए मांग रहा है और उसमें ये कह रहा है कि अगले रोज़ का सूरज मैं नहीं देख सकूंगा, या ऐसा कोई जुमला उसमें लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, मान लिया मैंने, आप भी मान लें इस चीज़ को कि वो वहाँ खुदकुशी करने गया। अगर वो खुदकुशी करने वहाँ गया तो वहाँ वो उसको वही स्पॉट क्यों गया? फिर ये भी हो सकता है कि वो वेपन भी वो लेकर गया, हम इस चीज़ को तो डिनाई नहीं करते हैं, सीसीटीवी फुटेज में भी नज़र आ रहा है वो वेपन लेकर वहाँ चला गया। हो सकता है वहाँ किसी से हाथापाई हुई हो। आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एक सवालिया निशान भी आज मैं छोड़ के जाता हूँ यहाँ पर। उसका एक पहला मेडिकल हुआ है, उस मेडिकल के अंदर उसके कपड़े भी वो लिए गए थे। अब जो केमिकल एग्जामिन के लिए उसकी शर्ट ली गई थी, क्या उस शर्ट की कोई रिपोर्ट अब तक सामने आई है? अमूमन केमिकल एग्जामिन की जो रिपोर्ट होती है, वो जब भी केमिकल एग्जामिन किया जाता है, जो सैंपल्स लिए जाते हैं, 4 से 5 हाई प्रोफाइल केस हो तो 4 से 5 रोज़ में आ जाती है। तो आज 8-9 रोज़ गुजर चुके हैं, उसकी रिपोर्ट आई है। मतलब चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है या जो भी चीज़ है, क्या उसकी शर्ट से कोई चीज़ें मिली हैं? अगर कोई इस चीज़ को छानबीन करे तो यकीनी तौर पर कोई चीज़ सामने आएगी कि उसकी शर्ट से क्या चीज़ें सामने आई। फिर ये मामला सिर्फ शर्ट, बुलेट, पैसों का लेन देन इस पे नहीं है। अब इससे भी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम इस पे जाते हैं कि जब उसकी मौत हुई तो उसके हाथ बंद था, उसमें घास फूस उसके हाथ में मौजूद थी। क्यों थी? अगर तो किसी ने अपने आप को कत्ल करना है तो वो तो गोली मारेगा और गया, ख़त्म हो गया। फिर उसके जिस्म पे जो तशद्दुद के निशानात थे, क्यों थे? फिर डॉक्टर सुमैया की जानिब से एक वैलिड पॉइंट उठाया गया कि बॉडी अमूमन हमने भी देखा है, बॉडी डिपेंड करती है गर्मी पर। अगर आपकी बॉडी जिस तरह पड़ी हुई है, खुदा ना खास्ता वो जिस तरह का टेम्परेचर चल रहा है वो उससे बड़ी मेंटेन करती है। उसकी आधी बॉडी सॉइलिंग हुई हुई थी, आधी बॉडी जो है डिकम्पोज हुई हुई थी, आधी नहीं हुई थी। ये आधी क्यों नहीं हुई हुई थी, मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। फिर कभी कहते हैं उसके पाँव पे तशद्दुद के निशानात थे। आप इनिशियल जो जिस नर्सरी वाले ने इसकी इत्तला दी थी, उस नर्सरी वाले ने इसकी तस्वीरें भी खींची थी। जो ईदी के रज़ाकार वहाँ पहुँचे थे, उन ईदी के रज़ाकारों ने जब ये बॉडी वहाँ से उठाई तो उन्होंने भी उसकी तस्वीरें ली थी। आप जब वो तस्वीरें देखेंगे तो उसमें उसके पाँव पर, टांगों पर जलने के, तशद्दुद के निशानात आपको नज़र आएंगे। उसके हाथों के फिंगरप्रिंट कहते हैं कि नहीं समझ में आ रहे थे, इसीलिए तलाश डिवाइस से उसकी फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए जो क्राइम सीन यूनिट की टीम पहुंची थी। तो ये तमाम तर चीज़ें भी तो शक व शुबात पैदा करती हैं कि ये चीज़ें क्यों थी। फिर जिस शख्स ने खुदकुशी करनी थी, सारी चीज़ें छोड़कर आ गया था, तो ये चीज़ें भी उसने क्या अपने आप को खुद जलाने की कोशिश की थी? मतलब वो क्या किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था जिसकी वजह से उसके पाँव जख्मी हो गए थे? तो ये तमाम तर सवाल भी तो ज़रूरी है ना फिर। अच्छा सर, एक मेरे लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो कवर मिला है पिस्टल का, इसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट्स आए हैं? नहीं, इसकी भी फॉरेंसिक के लिए वो कहा जा रहा है कि वो भी करवाई जा रही है। फराज, बात फिर दोबारा वही है, हम किसी चीज़ को कोई डिनाई नहीं करते, हम इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन की खबरों को चलाने के लिए रेडी हैं। बताया तो जाए, पुलिस खामोश हो गई है सर। पुलिस बिल्कुल खामोश हो गई है। आईजी सिंध की जानिब से भी कहा गया था, बेशक आईजी सिंध साहब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑनर नहीं होने देते? क्या वो जो चीज़ बताते, क्या मीडिया उस चीज़ को नहीं चलाता ज़रूर चलाता। तो उन चीज़ों से चीज़ें वाज़े हो जाती। माजी में भी बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो अनट्रेंड थे, जो अनट्रेस हो रहे थे, जो नहीं समझ में आ रहे थे, उस पर भी तो 2 दिन 4 दिन में पुलिस की जानिब से क्लियर किया गया। उसमें भी अरमुगान कत्ल केस हाई प्रोफाइल केस था, बड़े बुरे तरीके से जलाया गया था, बड़े बुरे तरीके से, और एक सूबा ही चेंज करके जला दिया गया था उसको। वहाँ से उठा के ले आई थी पुलिस, वहाँ से उठा के ले आई थी। और ये एक बार नहीं है, आपकी सीडीडी इतनी स्ट्रांग है कि आप एक शहर के कोने से दूसरे शहर के कोने में बैठे हो तो उठा लेती हैं, वो उठा लेती हैं, चीज़ें ट्रेस कर लेती है। तो आप इस केस को भी तो बता दें ना, जो आपकी फाइंडिंग है आप वो बता दें, हमें भी पता चल जाएगा ये केस इस सिम्त में जा रहा है और इसको इस सिम्त में जाना चाहिए। जो वहाँ में वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे काशिफ मुश्ताक, इन्होंने बताया मीर रज़ा अली खान की मौत किस तरीके से हुई, और ख़ास तौर पर कब्र कुशाई के बाद जो मेडिकल बोर्ड है उसकी जानिब से भी बयान आ गया। उन्होंने ये भी बताया कि मीर रज़ा अली खान को गोली पीछे से लगी है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।